नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान और देश देशांतर में आज हम बात करेंगे कि सोशल मीडिया के मंच कितने सेफ अनसेफ हैं, जहां पर आपका हमारा अकाउंट होता है और हाल के दिनों में जिस तरीके की घटनाएं हुई हैं उससे सवाल अब और अहम और गंभीर हो जाते हैं। बीते दिनों माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर बड़े सेलिब्रिटीज के अकाउंट हैक होने का मामला सामने आया। न सिर्फ सिलेबस के अकाउंट्स हैक हुए बल्कि स्पैकर्स ने हैक किए गए अकाउंट की मदद से सोशल मीडिया यूजर से क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन भी उन्हें भेजने के तक ट्वीट कर डाले। हैक किए गए अकाउंट्स में अगर नाम देखें तो एप्पल, एलन मस्क, जेफ बेजोस, जॉन बिडेन, बराक ओबामा, उबर, माइक्रोसॉफ्ट को फाउंडर बिल गेट्स और ऐसे न जाने कितने नाम थे जिनको हम और आप जानते हैं और बहुत ही फेमस हस्तियां हैं। और कहा यह गया कि ये जो हैकिंग हुई है बहुत ही अलग तरीके से हुई है। हालांकि ट्विटर ने ये साफ किया कि ट्विटर अकाउंट्स के साथ हुए सिक्योरिटी इंसिडेंट के बारे में उन्हें पता है और वो इस मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन इसने जो सोशल मीडिया किस तरीके की साइट्स हैं और अकाउंट्स हैं उनकी सुरक्षा पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। तो आज चर्चा इसी बड़े मुद्दे की, हम कितने सेफ अनसेफ हैं और किस तरीके से ये घुसपैठ करते हैं और कहां पर इसका नुकसान हमें और आपको उठाना पड़ सकता है, और इसे समझाएंगे मेरे साथ मौजूद आज तीन बेहद खास मेहमान। हमारे साथ हैं ब्रजेश सिंह जी जो कि आईजी हैं सिर्फ महाराष्ट्र से। बहुत स्वागत सर आपका। हमारे साथ जितिन जैन हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत जितिन आपका। रक्षित टंडन हमारे साथ हैं, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। रक्षित, बहुत स्वागत आपका भी। शुरुआत में जितिन आपसे करना चाहूंगा क्योंकि जिस तरीके से ये मामला आया, कहा जा रहा है कि अपने आप में अब तक का हैकिंग का बहुत ही डिफरेंट मॉडल तरीका अपनाया गया और ये पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। ऐसा क्यों? देखिए, जो एक सोशल मीडिया अकाउंट्स के हैकिंग की जो चर्चा है, किसी के ईमेल अकाउंट हैक होते हैं, राजनीतिज्ञों के भी कई बार हैक हुए, कई बार लोगों के ट्विटर अकाउंट हैक हो जाते हैं और उस पर कुछ अनाप शनाप मैसेज डाल दिए जाते हैं। ये बहुत कॉमन है, होता आया है। किसी के ट्विटर अकाउंट को हैक करके कोई सेंसिटिव जानकारी डाल देना, जैसे आपको याद होगा कि एक बड़ी न्यूज़ कंपनी की ट्विटर अकाउंट को हैक करके 2 साल पहले डाला गया था कि व्हाइट हाउस पर हमला हो रहा है। तो इस तरह के भी वाकये हुए हैं, मगर वो हमेशा ये देखा गया कि इंडिविजुअल अकाउंट को या इंडिविजुअल कंपनी के अकाउंट को हैक किया गया और उसका मिसयूज किया गया। तो जब यहाँ पर ये हमने देखा, पैटर्न देखा कि 7, 8, 10 बड़े सेलिब्रिटीज के अकाउंट, जिसमें कई राष्ट्राध्यक्ष रहे हैं कई मुल्कों के, और उनके अकाउंट से एक फ्रॉडुलेंट पॉन्जी स्कीम चलाएगी कि आप मेरे को आधा बिटकॉइन दीजिए तो आपको वापस 1 मिलेगा। आप देखिए, बिटकॉइन भी 6-7 लाख रुपए का है, कोई छोटा अमाउंट नहीं है। और चूंकि बड़ी सेलिब्रिटीज, एलन मस्क जैसी सेलिब्रिटीज अकाउंट से ये सब डाला गया, तो एक बहुत बड़ी फॉलोइंग, जिनके करोड़ों फॉलोवर्स हैं, कुछ ना कुछ एक परसेंटेज के लोग ऐसे होते हैं जो भी फिर भी इस पे विश्वास कर लेते हैं असामान्य लगने के बावजूद, और कई लोगों ने उस करोड़ रुपए ट्रांसफर करे। मगर जो यहाँ पे बहुत चिंता का विषय है, एक तो जो स्केल है, कई मतलब 20-25 तो बड़े लोग हैं जिनका अकाउंट हैक किया गया और मैसेजेस सिमिलर हैं। तो ये दिखा रहा था कि कोऑर्डिनेटेड पैटर्न है और एक सेम एक्टर है जो 25 के 25 को एक साथ कर रहा है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये था कि सारे के सारे ज्यादातर वेरीफाइड अकाउंट्स हैं और एक्स प्रेसिडेंट्स के अकाउंट्स रहे हैं, जिनके पास आज भी एक तरह का लेवल ऑफ सिक्योरिटी अवेलेबल है और स्टाफ चलाता है। तो क्या 27 लोगों से एक साथ इतनी बड़ी गलती हो सकती है कि वो किसी फिशिंग अटैक में फंस गए हों या कुछ ऐसा हुआ हो, और वो भी एक साथ एक ही दिन? तो ये थोड़ा असामान्य लग रहा था। बाद में लगा कि शायद ये इंडिविजुअल हैकिंग नहीं है, ये शायद ट्विटर के किसी एपीआई या थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को हैक किया गया, उसके थ्रू इसको मिसयूज किया गया है। पर कुछ घंटे बीतते बीतते एक स्क्रीनशॉट सामने ट्विटर पे आना शुरू हुआ, जिसको कई हैकर्स ने क्लेम किया कि ये ट्विटर के इंटरनल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट है, जिसमें एक व्यक्ति की कोई भी जानकारी देखी जा सकती है, उसके ईमेल आईडी या ओनरशिप को चेंज किया जा सकता है, उसके अकाउंट से कोई भी ट्वीट पोस्ट किया जा सकता है। और ट्विटर ने कोई क्लैरिफिकेशन देने के बजाय इस तरह के सारे ट्वीट्स को डिलीट करना शुरू किया और उन अकाउंट्स को रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि आके कोई ऐसा ट्वीट भी ना डाल सके। तब जब ये मामला बढ़ा तो लगा कि कुछ कहीं ज्यादा कुछ बड़ा है, जिसको शायद छिपाने की कोशिश करी जा रही है। और शाम होते होते ये जानकारी आई, जो ट्विटर ने भी स्टेटमेंट में कहा कि वी आर अंडर अ बिग सोशल इंजीनियरिंग अटैक, और हमारे एम्प्लॉयज को हैक किया गया है सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू, और उनके थ्रू क्रेडेंशियल्स या हमारे इंटरनल सॉफ्टवेयर क्रेडेंशियल लेके इन अकाउंट्स के से ट्वीट किया गया। इसने 2 बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए। एक,
क्या ट्विटर के इंटरनल सॉफ्टवेयर में ये एबिलिटी है कि वो किसी भी अपने कस्टमर के अकाउंट से कोई भी ट्वीट डाल सके, जो उन्होंने एडमिट किया? अगर ऐसा है तो ये जो पूरी की पूरी डेफिनेशन है कि हम खाली इंटरमीडिएटरी हैं और लोग जो कंटेंट डालते हैं वो उसके लिए जिम्मेदार है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ना ही हम ऐसा इसमें कुछ छेड़छाड़ कर सकते हैं, तो वो अब जो डेफिनेशन है उसके ऊपर एक बहुत बड़े सवाल जो अलग अलग अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं अलग अलग राष्ट्रों के अंदर, ये खड़े हो जाएंगे। दूसरा, ये सारे अकाउंट्स पे जो हमें कहा जा रहा है 90% अकाउंट में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जो सेकंड फैक्टर कहा जाता है, ओटीपी पासवर्ड इनेबल था। तो जब कस्टमर की सारी सुरक्षा है और ट्विटर के अपने इंटरनल मैकेनिज्म के अंदर कोई चेक्स एंड बैलेंस नहीं है, एक छोटा सा एम्प्लॉई किसी के भी बड़े अकाउंट को एक्सेस करके ओनरशिप चेंज कर सकता है, ट्वीट कर सकता है। और पहली बार नहीं है, 2 साल पहले अमेरिका के सिटिंग राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को किसी ने 5 मिनट के लिए डिसेबल कर दिया बिकॉज उनको लगा कि मेरे को ट्रंप से मैं सहमत हूं। तो अगर एक इतनी बड़ी कंपनी के एक छोटे से एम्प्लॉय के पास इतने बड़े एक्सेस की जानकारी है, तो मुझे लगता है, और कोई चेक्स एंड बैलेंस नहीं, कोई मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं, कोई पीयर रिव्यू नहीं, और ये कर सकता है, और ट्विटर के नॉलेज में भी नहीं है जब तक पब्लिक में हंगामा नहीं मचा। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़े सवाल खड़े हो गए हैं कि अब ये ट्विटर के एम्प्लॉय ने जानबूझ के किया, मिली भगत थी का हैक था, इसकी तो जानकारी एफबीआई जांच करेगा, मगर मुझे लग रहा है कि ट्विटर के पास इस समय बताने से ज्यादा छिपाने के लिए बहुत कुछ है। बिल्कुल, और जितन जो मकसद हमारा आज चर्चा का है वो वही जो बड़े सवाल जिसका जिक्र आपने किया, और अक्षित मैं इस पर आना चाहूंगा कि अब तक हम ये समझते थे कि जब हम सोशल मीडिया अकाउंट्स खोलते हैं और उसमें ओटीपी एनेबल सिस्टम के थ्रू हम जाते हैं, तो उसमें जो अकाउंट होल्डर है वो शायद मैं कहूं कि संप्रभुता उसके पास है, वो अपने अकाउंट्स को लेकर, उसमें ट्वीट्स को लेकर या दूसरी चीजों को लेकर। लेकिन जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम होता है, ये साफ तौर पर जितिन ने सही कहा कि सवाल खड़े करता है कि क्या हम जो देख रहे हैं वो सिर्फ कुछ और है, और उसकी हैंडलिंग, उसकी पावर कहीं ना कहीं ट्विटर या जो भी इस तरह की साइट्स हैं उनकी इंटरनल टीम के पास है, जो ज्यादा खतरनाक है। सर, जितिन सर ने बिल्कुल सही पॉइंट रेज किया है, और ये अभी तक हम लोग एज एक्सपर्ट्स वी वर एडवोकेटिंग, हम लोग एडवोकेट करते थे कि आप अपनी डिजिटल आइडेंटिटी को किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन से अपने आप को सिक्योर रखते हैं। ये हम एडवोकेट करते हैं, आज भी एडवोकेट करते हैं। और इस घटनाक्रम में जो हमने देखा कि जिस तरह से अब सामने तत्व आ रहे हैं, उनका बड़े एक सिंपल स्टेटमेंट में कि ये एक टारगेटेड सोशल इंजीनियरिंग अटैक था। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। प्रॉब्लम ये, अगर उनके एम्प्लॉयज़ को उनके डैशबोर्ड के ऊपर ये कंट्रोल है कि वो किसी के भी हैंडल से कुछ भी ट्वीट कर सकते हैं या पोस्ट कर सकते हैं, तो जैसा जितिन सर ने कहा, ये एक बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है। और अब जो हम देख रहे हैं, जो सिनेरियो इस समय हर जगह डेवलप हो रहा है पॉलिटिकल सिनेरियो से, अभी तो ये एक सिर्फ 90-90 लाख रुपए का मामला आया है कि भाई चलिए बिटकॉइंस चले गए और हैकर्स ने बिटकॉइंस मांगे थे। मैं इस बात से वरीड हूं कि ये जो मिलियन ऑफ फॉलोअर्स, और हम सोशल मीडिया को पावर मानते हैं, आज की तारीख में मीडिया पावर मानते हैं, और हम हमेशा ये भी एडवोकेट करते हैं कि अगर आपको कोई ऑथेंटिकेटेड न्यूज़ चाहिए तो आप वेरीफाइड हैंडल्स की तरफ ध्यान दें, उनको देखें कि अब हमारे गवर्नमेंट इंडिया के अंदर पुलिस महकमे से लेके गवर्नमेंट सारे हैंडल्स वेरीफाइड हैं और सब उनकी तरफ देखते हैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए। बट ये जो घटना है, इसने तो मतलब हम लोगों के तो फ्यूज ही उड़ गए ये समझने के लिए कि अगर एक एम्प्लॉई के डैशबोर्ड को हैक करके इतने इम्पॉर्टेंट जो अकाउंट्स हैं, जैसे बिल गेट्स हैं, एलन मस्क हैं या ओबामा जी हैं, इन हैंडल्स के थ्रू वो कंट्रोल करके ट्वीट कर सकते हैं, तो वी आर नॉट, मतलब हम तो एक बॉम्ब पे बैठे हैं और अगला ट्वीट अब क्या आएगा तो वो भी नहीं पता, और हमें क्या वेरीफाइड हैंडल्स को देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए वो भी नहीं पता। तो अब तो, और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन तो खैर हम अभी भी एडवोकेट करते हैं बिकॉज वो आपके पासवर्ड को डबल लेयर प्रोटेक्शन देता है। बट वो होने के बावजूद अगर एक एम्प्लॉय के डैशबोर्ड को कॉम्प्रोमाइज़ करके वो लोग 2-3 घंटे तक कंट्रोल कर सकते हैं उसको, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आएगा। और इसके लिए अब क्या चेक्स एंड बैलेंसेस होंगे, अभी तो वो उन्होंने कुछ नहीं बोला है, अभी दे हैव टू कम आउट। और ये हम अभी इसके बारे में आऊंगा रक्षित साहब, लेकिन ब्रजेश जी, जिस तरीके से पूरा ये घटनाक्रम है और जो इस वक्त मैं कहूं कि मोटे या बड़े सवाल उभर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप जैसे लोगों की चिंताएं बढ़ा दी होंगी इसने, क्योंकि अब तक ये समझते थे कि जो भी हैकर्स हैं वो किसी इंडिविजुअल अकाउंट पर हैक करते हैं, अटैक करते हैं, लेकिन हमारे अकाउंट की जो सुरक्षा है वो हमारे साथ जुड़ी हुई है, ना कि उस फोरम, जैसे मैं बात करूं ट्विटर की या फेसबुक या दूसरे इस तरह के सोशल हैंडल्स की।
कहीं अब रूल जो हैं, जो नियम हैं, वो बदलने पड़ेंगे और ये छिपाया गया है यूजर्स के साथ में? देखिए, एक इंपॉर्टेंट सवाल इस समय खड़ा होता है जो पूरी दुनिया में चल रहा है कि शुड बिग टेक बी रेगुलेटेड। ये कंपनियां जो हैं, इनको बिग टेक कंपनीज कहा जाता है, इनका कोई रेगुलेशन होना चाहिए नहीं चाहिए। जैसे अगर आप क्राइस्ट चर्च शूटिंग देखें तो उस समय लाइव स्ट्रीमिंग उसकी सारे प्लेटफॉर्म्स पे हुई और ये उसको रोक नहीं पाए। एक सवाल बार बार खड़ा होता है कि ये लोग कहते हैं हम कंटेंट मॉडरेशन नहीं करते हैं और हमारे पास में ये ताकत नहीं है कि आप क्या पोस्ट कर रहे हैं, यूज़र जनरेटेड कंटेंट जो कोई आपका है इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। इनफैक्ट जब ये शुरू हुआ था तब एक सेक्शन 230C ऑफ कम्युनिकेशन डिसेंसी एक्ट यूएस का जो है, इसके तहत इनको किसी भी प्रकार की लायबिलिटी नहीं है, इनको सब प्रकार की लायबिलिटी से इम्यूनिटी है, चाहे वो सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो। अब यूएसए में भी ये बात चल रही है कि बिग टेक का रेगुलेशन होना चाहिए और एक रिसेंटली एक एक्ट यूएस में पास हो रहा है जिसका नाम है अर्न इट। वो बेसिकली चाइल्ड पॉर्न के बारे में है। कहने का समय ये आ गया है कि आपने एक प्लेटफॉर्म बनाया है और आप कहते हैं ये यूज़र जनरेटेड कंटेंट है, आप कहते हैं मैं मॉडरेशन नहीं करता हूँ, लेकिन जैसा जतिन जी ने बताया और रक्षित जी ने बताया कि स्क्रीनशॉट्स जो हैकर ने पोस्ट किए हैं उसमें मॉडरेशन पैनल दिखाई दे रहा है, उसमें दिख रहा है ट्रेंड ब्लैकलिस्ट से लेकर अलग अलग चीज़ें जो पता लगता है कि आप अंदर से मॉडरेशन करते हैं। तो इसका मतलब है कि आप पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के सामने बिग टेक, चाहे वो फेसबुक हो चाहे ट्विटर हो, आप झूठ कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम मॉडरेशन नहीं करते, हम ट्रेंड्स में कोई गड़बड़ नहीं करते या हम सिलेक्शन नहीं करते। इनफैक्ट अगर आप हमारे इंडियन लॉ को देखें तो सेक्शन 79 में जो सेफ हार्बर की बात कही है कि अगर यूज़र जनरेटेड कंटेंट हो, आप खुद उस कंटेंट को क्रिएट नहीं कर रहे हैं, उसको मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं, उसका रेसिपिएंट सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप उस लायबिलिटी से फ्री हैं। लेकिन ये तो सब कुछ आप कर रहे हैं, आप ट्रेंड डिसाइड कर रहे हैं, क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए डिसाइड कर रहे हैं, आप बैन करते हैं लोगों को। सो एक समय आ चुका है कि बिग टेक को आपने रेगुलेट करना है। और दूसरी बहुत महत्व की बात जो दोनों स्पीकर्स ने कही वो थी इनसाइडर थ्रेट की, कि आज कंपनीज को इनसाइडर थ्रेट से बच के रहना चाहिए। जैसे 2 फैक्टर आप एनेबल कर लेंगे, सब कर लेंगे, लेकिन इन 27 लोगों की कोई गलती नहीं थी, ये तो ट्विटर का इंफ्रास्ट्रक्चर हैक हुआ है। सो मुझे लगता है कि इनसाइडर थ्रेट जो है, जो अपने एम्प्लॉयज से आने वाला थ्रेट है, उसकी एक कांस्टेंट मॉनिटरिंग करके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मानते हुए इसको रेगुलेट करना और इसको स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है क्योंकि जब पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने ये लोग पेश होते हैं और वहां पर इन्होंने जो कहा, एक तरीके से मैं कहूँ कि एफिडेविट जो दिया वहां पर कि हम कंटेंट को न तो रेगुलेट करते हैं ना उसको एडिट कर सकते हैं, वो कौन क्या पोस्ट कर रहा है, हम सिर्फ एक मीडियम है। लेकिन इस घटना ने बता दिया है कि या तो ये जानबूझकर झूठ बोल रहे थे या इस पूरी की पूरी कहानी को छिपाया गया है। और एक तरीके से जैसा कि ब्रजेश जी ने कहा कि नए रूल्स हमें गढ़ने होंगे और जितने भी ये टेक हैं, इस तरीके के सिस्टम हैं, इनको उसके आधार पर हमें कसना पड़ेगा। उसमें 2 चीजें हैं, एक तो ट्रेंड ब्लैकलिस्टिंग है और एक है सर्च ब्लैकलिस्टिंग। इसको छोड़ने से पहले मैं आपको 1.5 साल पहले ले जाता हूं। बहुत बार आपने देखा होगा भारत के कई पॉलिटिकल पार्टीज के कई जो विचारक हैं, जो हो सकता है एक पर्टिकुलर विचारधारा के प्रति उनकी निष्ठा रही हो, पर उन्होंने ये कहा कि हमें लग रहा है कि ट्विटर कहीं ना कहीं हमें शैडो बैन कर रहा है। पहले हमारे ट्वीट्स अगर 10,000 लोगों को विजिबल होते थे तो आज हमारे अपने मित्रों को विजिबल नहीं है। तो ट्विटर की तरफ से जवाब आया, साहब ऐसा कुछ है नहीं, हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि ज्यादा आप 10,000 लोग ट्वीट करें तो हो सकता है आपका नीचे कहीं पे दब गया हो। और ये प्रूव करना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज आप लिस्ट में कहीं नीचे जाएंगे तो कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा, पर अगर वो सर्च में ऊपर आ रहा है नहीं आ रहा है, उनका एल्गोरिथम क्या है, इसको आप बाहर बैठ के प्रूव नहीं कर सकते। और ये बार बार सवाल उठाया गया और उस बात को लेके पार्लियामेंट्री कमेटी जो उस समय अनुराग ठाकुर जो हेड कर रहे थे, ट्विटर के सीईओ को भी समन किया गया, जो आए नहीं पहली 1-2 मीटिंग में। और उसमें यही सबसे बड़ा सवाल था कि क्या आप किसी तरह के विचारों को मॉडरेट कर रहे हैं, उनको नीचे लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कोई शैडो बैन या प्रॉक्सी किसी तरह की सेंसरशिप है क्या? तो उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा है और अलग अलग जुरिडिक्शंस के अंदर कहा है कि नहीं, ट्विटर ऐसा नहीं करता, न तो हम कंटेंट को मॉडरेट करते हैं, मतलब ट्रेंड्स या सर्च को ब्लैकलिस्ट करते हैं, ना ही हम उसको एडिट कर सकते हैं। ये भी झूठ है, क्योंकि जब आप पोस्ट कर सकते हैं तो एडिट करने की बात तो अपने आप हो गई। भाई आप खाना खा सकते हो और आप बोलते हैं मैं देख नहीं सकता, ये बेकार की बात है। अब जो दूसरी बात है, जहां तक मुझे समझ में आता है कि जितना मैंने पढ़ा, हो सकता है मेरी गलत हो, ब्रिजेश भाई ज्यादा बता पाएंगे, जितना मैंने पिछले 2 दिन के अंदर सारे जो ट्विटर के ऊपर लॉसूट्स या कहीं ना कहीं कोई लीगल एक्शन कहीं हुआ है, मुझे किसी भी देश में किसी भी अदालत का कोई ऐसा आदेश नहीं मिला जो ट्विटर पे किसी इंडिविजुअल के कंटेंट को मॉडरेट या एडिट करने की बात करता है। या तो वो अकाउंट बैन करने के लिए बोलते हैं, डी प्लेटफॉर्म करने के लिए बोलते हैं। कहीं किसी के को आप ये दिखाएंगे और आधा दिखाएंगे, ये सब नहीं है, मतलब किसी अदालत का आदेश नहीं है। तो ये सर्च लिस्टिंग में ब्लैकलिस्ट होना या ट्रेंड, कोई हैशटैग जो ट्रेंड आते हैं इसको ब्लैकलिस्ट करना,
ये क्या ट्विटर डिसाइड करेगा? और अगर ये डिसाइड करेगा तो जहां देशों में चुनाव की जो पैमाना है, लोकप्रियता का पैमाना, रैलियों में जुटने वाली भीड़ से ज्यादा ट्विटर पे आने वाले फॉलोवर और एक कॉन्वर्सेशन पे जुटने वाली मतलब चर्चा हो चुकी है, वहां अगर आप तय करेंगे कि कश्मीर के अंदर कौन सा ट्रेंड अप होना चाहिए, ह्यूमन राइट्स वाला या एक फौजियों के प्रति जो नरसंहार होता है उसका, अगर ये प्राइवेट कंपनियां तय करेंगी तो मुझे लगता है सख्त कानून तो बाद में, पहले जो झूठ बोले हैं, झूठे एफिडेविट है, उसके ऊपर कार्यवाही पहले होनी चाहिए। ब्रजेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप इस फंक्शनिंग को लेकर? जी, जो जितेंद्र जी कह रहे हैं उससे आगे मैं उसी को जोड़ के कहना चाहूँगा कि आप देखिए, जब भी बात करते हैं आप बिग टेक के रेगुलेशन की, लोग कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कि ये हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और इस पर हम निर्बंध नहीं लगा सकते। लेकिन आप बताएं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर आपको जो निर्बंध लगाना है या किसी भी प्रकार के जो लिमिटेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं और उसको देने का एक लॉफुल प्रोसेस है। अगर कोई निर्बंध है, कोई मतलब सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट या डिसेंसी, मोरालिटी या कोई पब्लिक ऑर्डर, किसी भी जिस ग्राउंड पर आप करना चाहते हैं वो स्पेसिफिकली ग्राउंड के लिए एक लीगल तरीका बना हुआ है, ये प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती। तो ये आज क्या हो रहा है कि जो काम एक देश ने, एक सॉवरेन देश ने करना चाहिए, वो काम एक प्राइवेट कंपनी करे, एक प्राइवेट कमर्शियल एंटरप्राइज जो है वो नेशन स्टेट का काम कर रही है। दूसरी बात, जब हमारे पास कोई लॉ एनफोर्समेंट रिक्वेस्ट जाती है तो वो कहते हैं कि दिस इंफॉर्मेशन इज सब्जेक्ट टू माय कंपनी पॉलिसी। तो आज हमारे देश की सॉवरेनिटी, हमारे देश की सार्वभौमिकता जो है वो किसी कंपनी पॉलिसी के अधीन आना चाहिए। ये एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हमने सॉल्व करना चाहिए और समय आ गया है कि बिग टेक को रेगुलेट किया जाए। पीडीपीआर जो हमारे यहाँ आ रहा है, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, उसमें इसीलिए डेटा लोकलाइजेशन की बात की है कि जब डेटा, मेरे सिटीजन का डेटा मेरे यहाँ लोकलाइज रहेगा तब मैं उस डेटा में पूछ पाऊंगा। मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़रूरत है, मुझे लोग वहाँ ग्रूमिंग कर रहे हैं, चाइल्ड पॉर्न कर रहे हैं, लोग एक दूसरे की बदनामी कर रहे हैं, टेररिस्ट एक दूसरे को मोबिलाइज कर रहे हैं, ये सारा मैं अपने यहाँ क्यों होने दूँ? मेरे देश में ये सब चल रहा है और इसको रेगुलेट करने का अधिकार मुझे नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं मेरे देश की सार्वभौमिकता पर प्रश्न चिन्ह है। इसीलिए समय आ चुका है कि बिग टेक को रेगुलेट किया जाए और इनसे कहा जाए कि ये जिम्मेदारी से काम करें। अगर ये खुद स्पीच को रेगुलेट कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि दे हैव टेकन ओवर रेंज ऑफ जो लॉफुल काम है स्टेट का, स्टेट अपरेटस का, लॉ जुडिशरी का जो काम है या लेजिस्लेचर का जो काम है वो बिग टेक कर रही है और ये मुझे लगता है दे आर एक्सीडिंग देयर ब्रीफ और इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। कविन जी, रक्षित जी, जिस तरीके से ये पूरा केस खुल रहा है और फिलहाल मैं, जैसे जितिन ने कहा, मैं भी ये कह सकता हूँ कि कुछ ही कड़ियां हमारे सामने है, अभी कई सारी परतें इसकी निकलनी बाकी है, लेकिन क्या इस जो भी सामने है इसके चलते दुनिया भर में, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक है, इस तरह की जो भी मंच हैं, उनके नियमन को लेकर ज्यादा तेजी के साथ कड़े कानूनों की तरफ देशों को बढ़ना होगा, वरना जिस तरीके से एक कंपनियां फेक एफिडेविट या अपना फेक एक्नॉलेज के जरिए हमें, आपको, कंट्रियों को गुमराह कर रही हैं कि वो ये नहीं कर सकती, जबकि हकीकत उससे उलट है। बिल्कुल सही कहा, और जैसा ब्रजेश ने भी कहा और जितिन जी ने भी कहा, मैंने अब पर्सनली अपना एक्सपीरियंस ये देखा है। हम इतने साइबर सेल्स के साथ कनेक्टेड हैं और हम इतने सीरियस इश्यूज हमारे पास आते हैं, और जो हम इन लोगों को समन करते हैं, इन कंपनियों को, जितने भी ये बिग टेक्स हैं और ये जितने पावरफुल सोशल मीडिया अकाउंट होल्डर्स हैं, तो हमेशा लौट के हमारे पास जवाब ये आ जाता है कि आप कोर्ट के थ्रू आएँ, एमलेट प्रोसेस के थ्रू आएँ, और कितने ऐसे कंटेंट हैं जो एक्चुअली में हमारे आईटी एक्ट को डायरेक्टली वायलेट कर रहे हैं, वो नहीं हटाए जाते हैं, और वो हटाने में हमें इन लोगों को बहुत तकलीफ होती है, पुलिस को भी, और जो विक्टिम्स हैं वो लोग परेशान रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक जो घटना घटी है, ये हम सिर्फ अभी एक बिग टेक की तरफ देख रहे हैं, बट दिस विल पुट अ क्वेश्चन मार्क टू ऑल अदर प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो। बिल्कुल होगा ये। और जो जैसा सर ने, जितिन सर ने भी बोला कि ये जो ट्रेंड सेट कर लेते हैं, उनको ब्लैक लिस्ट कर लेते हैं और कंटेंट को पुश करते हैं और लोगों की मानसिकता के साथ खेल सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल इस समय हमारे सामने आ रहा है। और मैं इस बात से इसलिए और चिंतित हूँ क्योंकि ये लोगों की साइकोलॉजी को चेंज कर सकते हैं और लोगों के विचारधारा को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो तो कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं, और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और आखिर राउंड में मैं चाहूंगा जितने एक एक करके कि अगर हम इस तरीके के खतरों को थोड़ा सा बड़ी तस्वीर में देखना चाहें, भारत जैसे देश में एक इंडिविजुअल, मैं कहूँ कि अकाउंट होल्डर के तौर पर, क्या चीज़ें हैं जो खतरनाक हो सकती हैं और क्या एडवाइस आप लोगों की तरफ से है उन दर्शकों को जो इसके जरिए जुड़े हुए हैं लेकिन सावधान रह सकते हैं?
हमारे देश में, भारत जैसे विविध देश में, जहां हम मल्टीलिंगुअल, मल्टीकल्चरल, मल्टी रिलीजियस डेमोक्रेसी है, जहां भावनाएं वैसे भी कई बार उफान पर रहती हैं, वहां अगर मान लीजिए कल एक बड़े नेता के अकाउंट से कोई धार्मिक भावनाएं भड़काने वाला या कुछ ऐसा ट्वीट डाल दिया जाए कि हम हमला करने वाले हैं पाकिस्तान के ऊपर, या हमारे देश के ऊपर कोई इस तरह की बात हुई है, तो जो फसाद होगा, या ये कहा जाए कि हमने पाया है कि एक बड़ी कंपनी फलाना स्कैम में जो है सरकार जांच कर रही है, तो स्टॉक मार्केट में जो बवाल मचेगा, ये जो इरिपेयरेबल डैमेजेस हैं ये हो सकते हैं। और ये आप देखिए, ये मामला इसलिए तूल पकड़ रहा है कि 27-28 लोगों के साथ एक साथ हुआ और पब्लिक में आ गया। अगर ये एक व्यक्ति के साथ हुआ होता और वो पैनल का स्क्रीनशॉट अगर मार्केट में नहीं घूम रहा होता, तो शायद ट्विटर इस बात को कभी एडमिट ही नहीं करता कि ये अकाउंट इंडिविजुअल उनका हैक नहीं हुआ, हमारा सिस्टम हैक हुआ है। और तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि कल अगर कुछ ऐसा होता है तो जो पर्दे के पीछे जो चीजें होती हैं, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि शायद कहीं ना कहीं भारत सरकार को भी जिम्मेदारियां तय करनी चाहिए, जैसा ब्रिजेश भाई ने कहा, रक्षित जी कह रहे हैं। दूसरा, हमें भी ये सावधानी करनी चाहिए कि ट्विटर कभी भी एक आपके समाचार तंत्र को रिप्लेस नहीं कर सकता। भूकंप, अर्थव्यवस्था, इस तरह के जो मामले हैं, राजनीति, डिफेंस, एक दौर ऐसा आने लगा है जहां अखबार और न्यूज़ चैनल से पहले लोग ट्विटर की न्यूज़ को सच मानने लगे हैं। तो शायद ये हम सबके लिए एक रिमाइंडर है कि हमारे जैसे देश के अंदर आप कभी भी ट्विटर पे आने वाले ट्वीट के ऊपर विश्वास ना करें जब तक कोई क्रेडिबल मीडिया के अंदर ना आए। ब्रजेश जी, कानूनी तौर पर बहुत ज्यादा कसने की जरूरत है, ये हम सब जानते हैं, और नए लॉ में उम्मीद करते हैं कि शायद इसमें ज्यादा उस कानून के पास दांत और हथियार होंगे। लेकिन मौजूदा दौर में क्या आप एडवाइस करना चाहेंगे दर्शकों को या उन लोगों को जो कि इस तरह के हैंडल से, मैं कहूँ, मंच के साथ जुड़े हुए हैं? जी, पहली बात तो यह है कि देखिए, सोशल मीडिया इज नॉट अ न्यूज़ सोर्स। ये समझना ज़रूरी है कि व्हाट्सएप आपका न्यूज़पेपर या आपका टीवी नहीं है। जहाँ पब्लिशिंग है वहाँ एक प्रोसेस है क्यूरेशन का, एक एडिटर की टीम बैठती है और आप वेरिफिकेशन के बाद कोई चीज़ को डालते हैं और जिम्मेदारी लेते हैं उस चीज़ की। लेकिन सोशल मीडिया पे कोई भी अनवेरीफाइड चीज़ आप कहीं भी किसी को भेज सकते हैं। तो पहली बात तो स्क्रीनशॉट पर विश्वास ना करें, और दूसरी बात, एक छोटा सा जिसको आप कहते हैं कि सद विवेक बुद्धि रखें, और जिसको आप कह सकते हैं मेंटल इनोकुलेशन, कि आप तैयार रहें कि इस पे झूठ न्यूज़ आ सकती है। और जिसको कहते हैं ना, इट्स टू गुड टू बी ट्रू। तो अगर इस तरह की बिटकॉइन की न्यूज़ आ रही है कि मैं 1000 दूंगा और आपको $2000 मिलेंगे, और 5 या 6 अकाउंट से एक साथ हो रहा है, तो इसका मतलब है कि डेफिनेटली झूठ है। सो एक थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस जो है वो ठीक रखें। तीसरी चीज़ है डीबंकिंग सर्विसेज। तो कई तरह की डीबंकिंग सर्विसेज जो हैं, या फैक्ट चेकिंग सर्विसेज, इनफैक्ट अब गूगल ने भी शुरू कर दिया है, मेरे ख्याल से व्हाट्सएप की भी फैक्ट चेकिंग सर्विसेज हैं। फैक्ट चेकिंग सर्विसेज पे चेक कर लें। अगर आपको लगता है कोई चीज़ सच में बहुत जिसके बहुत ज़्यादा बड़े परिणाम हो सकते हैं, बुरे परिणाम या व्यापक परिणाम हो सकते हैं, उसको एक बार चेक कर लें। कुछ नहीं तो गूगल कर लें। अगर कोई टेक्स्ट है तो उस टेक्स्ट को वापस आप गूगल में डालकर चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसको किसी ने डिबंक किया है, फैक्ट चेक किया है। कोई इमेज अगर हो तो उसको रिवर्स इमेज सर्च कहते हैं। गूगल में आप इमेज को डालकर सर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये 5 साल पहले की इमेज है, ये कोई इस कॉन्टेक्स्ट की इमेज नहीं है, या ये चीज़ झूठ है। सो डायरेक्टली विश्वास ना करें। न्यूज़ सोर्स की तरह सोशल मीडिया को ना लें। आपका मैसेंजर, आपका फेसबुक, आपका ट्विटर ये न्यूज़ का सोर्स नहीं है। बिना वेरीफाई किए किसी भी चीज़ को फॉरवर्ड ना करें, इसमें जिम्मेदारी है। दूसरी बात, आप भी क्रिमिनल लायबिलिटी आप पर आ सकती है। अगर आपने कोई चीज़ फॉरवर्ड की, उसको लेकर कोई नुकसान हुआ, कोई लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, कोई डिस्टर्बेंस हुआ, तो उस पर आपको लीगल लायबिलिटी आएगी। इस जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए सद विवेक बुद्धि से काम करें और सोशल मीडिया को न्यूज़ सोर्स ना मानें। कविन जी। अक्षित जी, आखिर में, क्योंकि जिस तरीके से जो भी ये जिनके अकाउंट हैक हुए उसमें ज़्यादातर दुनिया के तमाम चुनिंदा लोग ज़रूर हैं, लेकिन भारत से जुड़े हुए नाम नहीं हैं। लेकिन हमारे देश में कानूनी तौर पर और सरकारों के नज़रिए से आपको लगता है कि इनिशियली और जल्द से जल्द क्या कदम उठाने की ज़रूरत है ताकि इस तरह के ख़तरे से हम अपने देश के लोगों को और उनके अकाउंट होल्डर्स को बचा पाएँ? तो लॉ तो आना ही चाहिए इसके लिए, और जैसा अभी विजय सर ने कहा, PDPR जो लॉ आ रहा है उसमें हमने डेटा लोकलाइजेशन की बात करी है, तो इन कंपनियों के ऊपर भी ये होगा कि आप अगर हमारे हिंदुस्तान में आप अपनी कोई भी सर्विस चला रहे हैं तो उसका डेटा लोकलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। और मैं, जैसा सब लोगों ने कहा, मैं भी यही कहूँगा कि इंफॉर्मेशन डिस्टेंसिंग की बात करें अब आज की तारीख में, डिजिटल कॉफ ना करें। तो जैसे हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, मैं समझता हूँ जिस तरह से सर ने बताया है कि हम एकदम से सोशल मीडिया पे आने वाली न्यूज़ को एकदम सच ना माने और एकदम से उसे फॉरवर्ड ना करें, और अपने नियम कानून का ध्यान रखें, क्योंकि कानून में ये बिल्कुल साफ है कि अगर आप किसी भी ऐसी
चीज़ को फॉरवर्ड करते हैं जो गलत है, इलीगल है या उससे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपके ऊपर भी एक लाइबिलिटी आ सकती है। इन बातों का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। और येस, इट्स हाई टाइम व्हेन हमारी सरकार को इस एग्जाम्पल के थ्रू ये स्ट्रिक्ट कोई प्लान तैयार करना होगा या पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार करना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ इस समय देखा जाए तो ऐसे सोशल मीडिया पे बहुत सारे एक्टिव लीडर्स हैं और उनके सबके अकाउंट हैंडल्स हैं, वेरीफाइड हैं, यहाँ तक कि स्टेट पुलिस के वेरीफाइड हैंडल्स हैं। और आई थिंक यही मैं कहना चाहूँगा। जितिन, आखिर में कोई एडवाइस आपको, जो कदम जो बहुत ही मैं कहूँ इनिशियल अभी स्टार्ट हो सकता है और जिसके जरिए हम थोड़ा सा सेफ गार्ड को बढ़ा सकते हैं? देखिए, जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करने की बात है वो तो है ही है, पर एक दौर ऐसा भी है जहां बहुत सारे लोग सोशल मीडिया का अकाउंट बना लेते हैं और डी एडिक्शन के नाम पे उसको 1 हफ्ता यूज़ नहीं करते, 10 दिन यूज़ नहीं कर सकते। तो शायद अब एक ऐसा समय आ गया है कि हर दिन आप कम से कम 5 मिनट अपने जो पब्लिक अकाउंट्स हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर, उनको चेक कर लें। हो सकता है कि आपके अकाउंट से किसी और ने कुछ गलत डाल दिया हो। तो ये अपनी प्रिकॉशन है, सब कुछ सेव करने के बावजूद, कि आप देखते रहें कि कुछ गलत इस्तेमाल ना हो। क्योंकि एक दौर ऐसा है कि आप कितनी भी सुरक्षा कर ले अपने एटीएम की, अपने उसके, पर अगर कोई एटीएम ही उखाड़ के ले जाएगा, बैंक लूट जाएगा, तो गलती आपकी नहीं है। पर फिर भी अपने पैसे का बैलेंस चेक करते रहें। चलिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और समझाने के लिए कि असल में ट्विटर में जो हैकिंग सामने आई है उसके मायने क्या है और वो कितना खतरनाक है, उसका असर आप पर, हम पर या हमारे देश पर किस तरीके से हो सकता है और बचने का रास्ता क्या है। तो आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।